और ये तस्वीर पूरी दुनिया में इन तस्वीरों को देखा जा रहा है, क्योंकि G20 से जो भी कुछ निकलेगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, जो बड़ा सवाल था वो था कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अगर कोई जॉइंट डिक्लेरेशन आता है इकोनॉमिक फ्रंट पर भी, तो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि विरोध लगातार चीन और रूस जी आर्थिक मंदी अगर आ रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, तो नाटो देश अमेरिका कहता है कि साहब रूस जिम्मेदार है। रूस और चीन कहेंगे कि नहीं नहीं, आपने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे सहमति बन पाए, ये हर किसी के जहन में बड़ा सवाल। और बीच में टर्म आई चेयर्स समरी। देखिए बिल्कुल 17 बनाम 2 यहाँ पर बंटवारा जो है साफ तौर पर दिखा जा रहा है, और ये ध्रुवीकरण है दरअसल, क्योंकि कुछ मुद्दों पर जैसे कि आप रूस यूक्रेन मुद्दे की चर्चा करें तो वहां पर रसा के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीन खड़ा हुआ है। और अगर आर्थिक मोर्चों की बात करें, ऋण सुधार की बात करें, तो उससे चीन भागता नजर आ रहा है। और इसी के कारण हम देखें कि जिनपिंग जो है वो दिल्ली आना पसंद नहीं किए, क्योंकि आते तो उन पर सबसे बड़ा दबाव होता कि वर्ल्ड बैंक में जो रिफॉर्म करने हैं, जिसके जरिए जो छोटे देश हैं उनको ऋण लेना जो है वो IMF से आसान हो पाए और जाहिर तौर पर वर्ल्ड बैंक से आसान हो पाए, और वो चीन जैसे देश के डेब्ट ट्रैप में न फंसे। तो इस मुद्दे से भागता हुआ चीन नजर आ रहा है। लेकिन कल रात जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की, वो काफी अहम है, खासतौर पर डिक्लेरेशन को लेकर, क्योंकि दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने एक तरह से ये तय किया है कि आम सहमति बनाने के लिए परस्पर प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं रूस यूक्रेन मुद्दे पर अगर रूस के खिलाफ सबसे बड़ा ध्रुवीकरण है वो तो अमेरिका का है, यूरोपीय देशों का है G20 में। और ऐसे में पीएम मोदी और बाइडेन की पहल के जरिए ये कोशिश और संभव हो सकता है कि डिक्लेरेशन की तरफ जो है तमाम देश बढ़ सके। लेकिन सवाल है कि रूस कितना बड़ा अड़ंगा लेकर खड़ा करता है, क्योंकि रूस को बाली का डिक्लेरेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका ऑब्जेक्शन वो लगातार करता रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में अलग अलग पोलराइजेशन के बीच भी एक शानदार समन्वय बनाने का काम किया है, क्योंकि हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, हम SCO के भी मेंबर हैं। ये और बात है कि LAC पर हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं, हम अमेरिका के भी गहरे दोस्त हैं, लेकिन ये और बात है कि रूस के साथ भी अपने संबंधों को परस्पर बनाए। मधुरेंद्र, माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं मंडपम की, जहां पर जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक 9:20 से ये कार्यक्रम फिक्स और उसी के हिसाब से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और देखिए प्रधानमंत्री यहां पर हर नेता का, हर राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के लोगों के साथ, इस थीम के साथ। तो स्वागत कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो तकरीबन 40 से 50 मिनट तक चलेगा। पिनाज, कोणार्क के सूर्य मंदिर का रेप्लिका, जैसे हमने कहा कि पूरा का पूरा जो मंडपम है वो एक तरह से वहां पर एक सांस्कृतिक कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। वहां पर उसको एक सांस्कृतिक झलक जो है हिंदुस्तान के अलग अलग विविधता उसको वहां पर दर्शाया गया है। तो वहां पर एक फोटो ट्री जिस तरह से उसको बनाया गया है, जहां पर अभी एक पूरा का पूरा तमाम लोगों के साथ इकट्ठे एक फोटो भी होना है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहां पर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एक कर आना शुरू हो चुके हैं। पहला ये पूरा राष्ट्र मंडपम जो है, जो पूरा का पूरा भारत मंडपम है, वो 3 फ्लोर्स में बना हुआ है, और अलग अलग फ्लोर पर ये तमाम जो है कार्यक्रम जो है वो विधित हैं, उनको डिजाइन किया गया है। तो अब देखिए कि सबसे पहले G20 के जो तमाम इनवाइटीज हैं और साथ ही साथ जो सदस्य देश हैं, 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, और उसके अलावा जो अलहदा 9 इनवाइटीज हैं, जो स्पेशल इनवाइटीज जो होस्ट होते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि आप अपनी मर्जी से देशों को इनवाइट कर सकें। तो कुल मिलाकर यहां पर 28-29 देश जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए, और लग रहा है कि जिस तरह से ये जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है वो लगभग अनुराग 20 से 40 मिनट लेगा। जी बिल्कुल, और उसी हिसाब से ये पूरा कार्यक्रम यहां पर चल रहा है और तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। दरअसल में जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आता है उसमें सारी चीजें तय होती हैं, एक एक मिनट के हिसाब से कार्यक्रम तय होता है। मामला राष्ट्राध्यक्षों का है तो किसी तरीके की इसमें हेरफेर नहीं हो सकती है, किसी तरीके का बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है, गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं बचती है। और इसी के मद्देनजर सब कुछ पहले से तय है, और वही जो तय कार्यक्रम है उसी की झलक इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तय कार्यक्रम के मुताबिक एक के बाद एक तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं मंडपम में, और उनका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, मिस्टर अजय बंगा, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। देखिए भारत की एक और झलक
वर्ल्ड बैंक के मुखिया के तौर पर भी भारतीय मूल के यहां पर अजय बंगा साहब पहुंचे और स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वर्ल्ड बैंक का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे साथ खास मेहमान मनोज गरोला जी भी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ हैं न्यूज नेशन नेटवर्क के, क्योंकि सारा मामला मनोज सर आर्थिक पहलू पर ही आकर टिक रहा है। जी हाँ, देखिए, और पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं अजय बंगा जी, इनकी पढ़ाई भी दिल्ली में हुई है और इनका जो शुरुआती जो करियर है उसमें 20 साल तक इन्होंने जो नौकरी करी है वो भी दिल्ली में ही की है। तो और आज ये जिस पोजीशन में है ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए भी। और जहां तक G20 की बात है तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन इसमें जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी आज बहुत बड़ा साया इसके ऊपर है। और जहां तक वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म होना अमेरिका के लिए आज की डेट में एक सबसे बड़ा इशू है। अगर हम वहां का मीडिया देखते हैं तो वहां के मीडिया में G20 का मतलब ही वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स है। वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स आज इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो वर्ल्ड बैंक का दायरा हमें बढ़ाना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा देशों को हो सके अच्छे इंटरेस्ट पे उनको कर्ज मिल सके। और दूसरा ये है कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर चाइना को काउंटर करना है तो जी चाइना के पास सरप्लस मनी बहुत ज्यादा है। चाइना का जो जीडीपी है वो इंडिया से 5 टाइम्स ज्यादा है। मिस्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस, डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। श्री टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस तो WHO के मुखिया, WHO के प्रतिनिधि, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है मामला मनोज सर, क्योंकि जो तमाम एजेंडे हैं G20 के उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हेल्थ भी एक बड़ा इशू है और हेल्थ बड़ा कंसर्न है डेवलपिंग कंट्रीज जी। और वैक्सीन डिस्पैरिटी जो कोविड काल में देखी गई थी एक बड़ा मुद्दा बना था, खासतौर से डेवलपिंग नेशंस के लिए, जिसको यहाँ उठाया जाएगा। हाँ जी। और अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे थे वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का एक मेन इशू चाइना का क्या है कि चाइना उन्हीं प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है जो चाइनीज गवर्नमेंट और उनकी कंपनीज की आवश्यकता होती है, या जो उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं को चाइना फंड करता है। तो चाइना कई बारी अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करता है, उसके कारण कई सारे देश कर्ज में डूबते हैं और वो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो अब वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म में जरूरत है कि इस सब चीजों में हो सकता है कि रिफॉर्म्स जब होंगे तो उन देशों को अच्छे दाम पे कर्ज मिले। बिल्कुल, सस्ता कर्ज मुहैया कराना उन देशों को जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, और जो चीन की आर्थिक विस्तारवादी, जो जिसे हम कैपिटल कॉलोनिज्म कहते हैं, पंकज जी, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, वो हर मुल्क को जिसके साथ उसकी सरहद लगी हुई है इसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करता है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहां कर्ज देता है, फिर उनके सामरिक हितों से समझौता करता है। बिल्कुल सही। ये चीन जो है इसी तरीके से आगे बढ़ता है और जैसे अभी बताया है कि वो अपना ही प्रोडक्शन लाइन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खुद की कंपनी लेके जाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े ओपेक हैं। और होता क्या है कि और अगर आप देखें जिन देशों में ये गए हैं उन देशों की जो ऊपर का जो गवर्नमेंट है शायद इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, इसीलिए ये 140 कंट्रीज जो हैं BRI प्रोजेक्ट में जुड़ चुकी हैं या उन्होंने जुड़ने का सोचा है। बट अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये गलती हो गई, क्योंकि ये बड़े ओपेक कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब ये जाते हैं तो जो लोकल इकोनॉमी है उसके लिए कुछ नहीं करते, लेबर भी अपनी लेके जाते हैं। बिल्कुल, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, वहां के सूडान, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। इनफैक्ट अब खबर आ रही है कि इटली भी अब BRI प्रोजेक्ट से बिल्कुल अगले महीने तक चीन की बात करें, चीन से बीजिंग से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अखिल पाराशर। अखिल, चीन के विस्तारवादी नीतियों को कैसे रोका जाए, इसको लेकर G20 में विमर्श हो सकता है। चीन के राष्ट्रपति अगर भारत नहीं पहुंचे G20 में तो सवाल खड़ा हो रहा है कि चीन में जो हालात बिगड़े हुए हैं जिस तरीके के इकोनॉमिक फ्रंट पर, वो अपने आप में एक बड़ी वजह है। सीनियर लीडर्स उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो एक बड़ी वजह है। G20 को चीन किस तरीके से देख रहा है, चीन की मीडिया किस तरीके से देख रही है? हाँ, देखिए, नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझे आप आमंत्रित करने के लिए। ये बात सही है कि जो चीन के जो राष्ट्रपति है शी, वो भारत नहीं आ रहे G20 को समिट को अटेंड करने के लिए। उसके जो प्राइम मिनिस्टर है ली छियांग, वो अटेंड कर रहे हैं। और रही बात G20 को चीन में किस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए, अगर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है वो काफी पॉजिटिव है G20 को लेकर, जो भारत जिसकी होस्टिंग कर रहा है। पर लेकिन मीडिया में या जनमानस में उसको इतनी ज्यादा कवरेज नहीं मिल रही है जितना हम देखें कि अभी लास्ट ब्रिक्स जो समिट हुआ था
साउथ अफ्रीका में, उसकी जो कवरिंग थी चीनी मीडिया में ब्रिक्स समिट को लेकर वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन और वहीं दूसरे हाथ अगर हम G20 समिट की बात करें तो कुछ हो रही है, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कोई ज्यादा उसको अहमियत नहीं दी जा रही है। तो ये मुझे जो चीज यहाँ नजर आई है वो ये चीज है। रही बात चाइना जो है वो बोलता है, ऑफिस के स्टेटमेंट्स जो आए हैं, जो विदेश मंत्रालय ने जो बोले हैं कि हम भारत का साथ देने को तैयार है, या मतलब हम सपोर्ट करते हैं भारत की इस अध्यक्षता की, और मिलकर ही हम आगे काम करेंगे। और जो भारत ने जो मोटो है वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली की, तो उसका वो साथ देते हैं। साथ तो देता है, लेकिन चीन के लिए भी शायद इतने बड़े मंच पर आकर उन तमाम मुल्कों को जवाब देना जो चीन की विस्तारवादी सोच से परेशान हैं, जो चीन की नीतियों से परेशान हैं, जो चीन के दोगलेपन से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट भी चीन के लिए रहता जब उन तमाम कटघरों में वो खड़ा होता। हमारे साथ लगातार हमारे ग्राउंड जीरो से जो भारत मंडपम है वहां से भी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, बता रहे हैं पल पल की खबर की क्या कुछ हलचल है, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सईद, राष्ट्रीय अध्यक्षों के वेलकम के बाद अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, थोड़ा डिटेल बताइए, क्या कुछ अपडेट आपको वहां से मिल पा रहा है? देखिए, वेलकम शुरू हो चुका है हमारे तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का, और जो तमाम संस्थाएं उनके अध्यक्षों का वेलकम शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आपको खास बात ये बताऊं कि 10:30 बजे से जो बैठक होगी वो काफी अहम बैठक होगी, क्योंकि सबसे पहले जो मुद्दा है इस बैठक का वो अर्थ रखा गया है। और अर्थ में पृथ्वी को किस तरह से बचाना है, उसके लिए किस तरह से शांति स्वभाव रखा जाए, और पूरी पृथ्वी में जो जनमानस है उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए, इसके ऊपर चर्चा 10:30 बजे के बाद जो बैठकें शुरू होंगी उसमें शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, आपको बताएं कि भारत आखिर इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा रहा है। 10 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन चूंकि यूपीआई में पूरे हो चुके हैं, इस भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन इकोनॉमी को भी दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा। जहां पर हम मौजूद हैं ये वो डिजिटल का एक पूरा पवेलियन बनाया गया है, और यहां पर बताया जा रहा है कि जो जो उपलब्धियां भारत ने हासिल की हैं, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंच से लगातार होती रही है, वो जो है यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इस ठीक मंडपम, भारत मंडपम के पास वाले हॉल में मैं मौजूद हूं, और यहां पर आप देखिए पूरा डिजिटल ट्री जो है यहां पर दिखाया गया है। ये दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि भारत ने जो छलांग लगाई डिजिटल इकोनॉमी में वो कितनी तेजी से बढ़ी है। इस समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भारत में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं G20 जो है, चूंकि आर्थिक समावेश और पूरी दुनिया को एक मंच पर लाना, और चूंकि जीडीपी का 85% जो है योगदान G20 करता है, और उसमें करीब 75% व्यापार G20 के पास है, और करीब 2/3 जनता जो है इस G20 के साथ जुड़ी है विश्व भर की। तो कहीं ना कहीं ये G20 इतना अहम है और भारत को ग्लोबल फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि चीन जो है उसकी उसकी तमाम तरह की जो नीतियां हैं उससे अलग होकर के अब दुनिया भर की नजरें, तमाम देशों की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है, मोबाइल के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है, और तमाम कंपनियां अब भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक भारत बड़ा संदेश लेके आया है कि हमारे पास आइए, हमारे पास बेहतर उत्पादन है, क्वालिटी वाला उत्पादन है, और जो अभी तक यहां पर इस आसपास के देशों से नहीं मिल रहा था, इसलिए तमाम देश भारत को देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज G20 में सबसे बड़ा मेजबानी बनकर उभरा है भारत, और तमाम लोगों का खैर मकदम कर रहा है। जी बिल्कुल, तो तमाम मुल्क यहां पर मौजूद हैं, और अब हमने भारत और चीन के रिश्तों के बारे में बात करी, भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में बात की। भारत और पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग में एक महत्वपूर्ण परस्पर संबंध हमेशा से स्थापित करते रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में एक अच्छी दोस्ती है। हमारे साथ भारत और जापान, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जापान से जुड़ रहे हैं, तोमियो मिज़ोकामी। माफ कीजिएगा अगर मैं आपका नाम जो है सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूं, उसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तोमियो मिज़ोकामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के इस पैनल डिस्कशन में। आपसे जानना चाहूंगी, इस G20 से आप भारत और जापान के रिश्तों को किस तरह से देखते हैं, और भारत और जापान के रिश्ते दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री, एक अच्छी कॉमराडी भी है।
हाँ, वो अब कहने की जरूरत नहीं है। भारत और जापान बहुत पारंपरिक, बहुत पुराने जमाने से मित्र है। एशिया में दो बहुत अभिन्न मित्र है। और ये जब आबे जी के जो हमारे जो स्वर्गीय प्रधान आबे जी है, आबे जी का और मोदी जी का केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा था। और आबे जी की वजह से जो क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत और जापान के जो चीन के खिलाफ में इसका गठबंधन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये दोस्ती का बंधन ये आबे जी के कारण हुआ था। ये भारत जापान के बिना अमेरिका के साथ ये ज्वाइन नहीं कर सकता था। आबे जी बीच में है, भारत और अमेरिका के बीच में है, अमेरिका और भारत के बीच में आबे जी है। इसलिए मोदी जी ने ये इस क्वाड में ज्वाइन किया था। तो इसलिए अब रूस को लेके थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि जो परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा का जो अंतर है, इसलिए नहीं तो वो विश्व भर वैश्विक समस्याओं के बारे में भारत जापान एक है। बिल्कुल। तो भारत जापान एक है और वो लगातार दिखता भी रहा है। मनोज सर, भारत की पहली कार से लेकर मेट्रो तक हर जगह अगर कोई साथ में खड़ा है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो जापान है। जी हाँ, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी का काफी पहले से ही डेवलप्ड है और आज की डेट में जापानीज इकोनॉमी जिस स्टेज में है, मेरे को लगता है कि जापान को भारत की आवश्यकता उतनी ही है जितनी कि भारत को जापानीज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। और आप देखिएगा कि इस जो G20 में एक और खास बात है कि भारत ने जो पहल करी है, जिसमें कि भारत अपना जो ग्लोबल साउथ में की लीडरशिप पोजीशन को जो स्ट्रांग करना चाहता है या अपने लीडर के तौर पे एस्टेब्लिश करना चाहता है, कि अफ्रीकन यूनियन को भारत ने ये प्रपोज करा है कि अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल करें। आज देखें तो सबसे बड़ा जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, वो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में है। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्कोप अफ्रीका में है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज और चाइना की जो पॉलिसीज हैं, उनके कारण अगर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो वो अफ्रीकन कंट्रीज का ही हुआ है। अगर G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल होता है और जो भी ग्लोबल पॉलिसीज हैं उस पे जो भी सहमति होती है या डिस्कशन होता है, अगर उसमें उनका पार्टिसिपेशन होता है तो मेरे ख्याल से अफ्रीकन कंट्रीज को इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। तो अफ्रीकन यूनियन को जिस तरह से भारत ने यहां पे न्योता दिया है और बार बार भारत इस पूरे G20 समिट में इस बात को दोहराता रहा है कि जो डिस्पैरिटी है, जो विकासशील देश, जो गरीब देश हैं, उनको कहीं ना कहीं रिफॉर्म में और इस पूरी अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को और ज्यादा मजबूत करना है। उनको सस्ते कर्ज जो है वो मुहैया कराने हैं। क्लाइमेट चेंज की तरफ जो हमें एक कॉमन फंड बनाना है, उसमें सबकी किस तरह से भागीदारी हो, योगदान हो, उस पर भी फोकस रहे। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनको साथ लाने की, पूर्णिमा जी, और उसमें सबसे बड़ी अड़चन अमेरिका भी चाहता है ये, वहां पर जो फिलहाल मौजूदा हालात है आर्थिक मोर्चों पर, बैंकों के मोर्चे पर, कि वर्ल्ड बैंक में जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ रिफॉर्म्स हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा चीन बार बार डाल देता है। तो आज इस G20 समिट से बाइडेन भी चाहेंगे कि उन रिफॉर्म्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी सहमति बने। देखिए, एक चीज मैं पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगी, इंडिया जो है, जो सिचुएशन में खड़े हैं अभी, इंडिया की जो पावर हाउस बन चुके हैं, इंडिया इज द ओनली कंट्री right now at this point of juncture, जो talent in India is the only country who can provide you the talent, technology and trust without the terror. Talent, technology and trust without the terror. तो इंडिया की जो एक अपना एक अस्तित्व बन चुका है ग्लोबल स्टेज में राइट नाउ, ये इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अभी G20 का एक नया नाम दिया है, वो आपको पसंद ना भी आए, सुन लिए एक बार। मैं बोलती हूँ G20 इज ए galvanizing, trailblazing opportunity of reclaiming lost, ruined reputation of India.
और सिमिलरली मैं ये भी कहती हूँ कि ये ग्लोरीफाइंग ऑपुलेंट टाइमलेस ऑपुलेंस ऑफ भारत, तो ये इसकी क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इंडिया आगे जरूर बढ़ेंगे और सारे देश को साथ में लेके चलेंगे, लेकिन प्यूनिटिव एक्शन जो डेवलपिंग कंट्रीज अभी तक लेते आए हैं, सैंक्शन कराना और किसी को धमकियां देना, कोर्स करना, ये सब में इंडिया एंगेज नहीं होंगे। तो इंडिया की जो एक पोजीशन, एक यूनिक पोजीशन इंडिया ने करके रखे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई think it's very critical that African countries जिसको मेजर एजेंडा, मेजर चाइनीज इसमें फंस गए हैं, उनको not only India is going to support and bring them along, but there isn't going to be those sanctioning type of relationship at this point of time. जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन किया है, अब इंडिया को CPC करके रखे हैं, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, आपको पता ही है USCIRF से। सो ये सब जो प्यूनिटिव एक्शन करते हैं इन ऑर्डर टू पनिश दोस कंट्री और उनको अपनी तरफ मोड़ने के लिए जो करते हैं, ये बंद होगा, बिकॉज इंडिया इज इन इट राइट नाउ। उभरती ताकत भारत, और इसका मैसेज एक पूरी दुनिया में जाता है। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। मोहित, ये कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि आने वाला वक्त, आने वाली सदी एशिया की, और एशिया का मतलब भारत की, उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी और उसकी झलक देखने को मिल रही है आपको G20 समिट में, मंडपम में। देखिए लोग, जिस तरीके से लगातार भारत उभरता हुआ अर्थव्यवस्था, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान इस आज के दौर में हो चुका है, और सबकी नजर देखिए हिंदुस्तान बाजार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बाजार आज के दौर में पूरे विश्व में है। तो ऐसे में सबकी नजर हिंदुस्तान के ऊपर है, चीन की भी नजर है, अमेरिका की भी नजर है, ब्रिटेन की भी नजर है। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जिस तरीके से वो मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, सारे के सारे मेहमान यहाँ पे जिस तरीके से आ रहे थे, G20 देशों के जो प्रमुख नेता हैं यहाँ पे जिस तरीके से उनका पहुंचना शुरू हुआ। और देखिए G20 की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 85% दुनिया भर की जो GDP है 85% इन्हीं G20 देशों के पास है। 7 विकसित देश हैं, 12 विकासशील देश हैं, यूरोपियन यूनियन के 27 देश जो है यूरोप में, वो इसमें शामिल है। तो आज जो पहला जो चरण है बैठक का, उसमें जिस तरीके से थीम जो वाक्य दिया गया है, वन वर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और जो देश मेजबानी करता है वही एजेंडा भी तय करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एजेंडा तय किया है, वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरा का पूरा परिलक्षित होता हुआ नजर आ रहा है। पहला जो सेशन होगा वो 3 घंटे का सेशन होगा, जहां जिसका थीम दिया गया, जो टॉपिक रहेगा वन अर्थ, एक पृथ्वी। तो वहां पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम जो हिंदुस्तान, जो भारत जो कहता रहा है, पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर देखता रहा है। तो जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम बड़े मुद्दे हैं, और वित्तीय आर्थिक ये मंच है, तो निश्चित तौर पे वित्तीय आर्थिक मंच है मोहित, और इसी आर्थिक डिस्पैरिटी को दूर करना भारत की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा, क्योंकि हम विकासशील से मनोज जी विकसित देश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज हम दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को पता है कि जब आप विकासशील